नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 7 to 8 में। ये सेकंड वीडियो है। अभी फर्स्ट वीडियो पहले आ चुकी थी जिसमें आपको रेगुलेटिंग एक्ट समझाया गया था 1773 वाला। ये उसी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें आपको 1773 के आगे का समझाया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको पहली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहली वीडियो को एक बार देख लें तो आपको कनेक्टिविटी मिलती रहेगी। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कल के वीडियो में हमने क्या देखा था। ठीक है, ये क्या सीखा था। तो सबसे पहले हमने सीखा था प्लासी का युद्ध सीखा था। और प्लासी का युद्ध जो होता है वो आपका 1757 में होता है। किसके किसके बीच होता है? तो बंगाल और क्लाइव के बीच। एक तरफ बंगाल की सेना थी और एक तरफ था क्लाइव। क्लाइव के पास कुल 3200 की सेना थी और बंगाल में सिराजुद्दौला जो शासन कर रहा था, यहाँ पर सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला। ठीक है, इसके पास कुल 50,000 की सेना थी। इसका एक सेनापति था जिसको बोलते हैं मीर जाफर। इनके बीच मीर जाफर ने थोड़ी सी गद्दारी करी जिसकी वजह से यहाँ पर सिराजुद्दौला हार गए और क्लाइव की सेना जीत गई और यहाँ से बाद में सिराजुद्दौला को मार दिया गया। ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्विक रिवीजन चल रहा है। ठीक है, इसके बाद ही हम लोगों ने एक पढ़ा था बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध पढ़ा था। तो बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था, तो सबसे पहले समझते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो यहां पर बात करते हैं बक्सर के युद्ध की। तो ये बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। किसके किसके बीच हुआ था? इस समय अवध का नवाब था, अवध का नवाब प्लस अवध का नवाब के बाद यहां पर मुगल शासक था जिसका नाम था, मुगल शासक जो था वो शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, शाह आलम सेकंड करके था और मीर कासिम, मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम उस समय बंगाल का नवाब या सेना नायक हुआ करता था। ठीक है, और ये तीनों एक तरफ थे, इनकी संयुक्त सेना एक तरफ थी, दूसरी तरफ जो था वो यहाँ पर आपके अंग्रेज थे, अंग्रेजों के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध जब खत्म हुआ तो बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ पर इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, जिसको इलाहाबाद की संधि भी बोलते हैं, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि जो आपकी 1765 में हुई थी, फरवरी का टाइम चल रहा था, फरवरी 1765 में हुई थी। और इसमें क्या किया गया था कि अवध के नवाब के ऊपर 50 लाख रुपए का चार्ज लगाया गया था कि तुम्हारी वजह से हम लोगों का लॉस हुआ है, तुमने युद्ध किया इसकी वजह से लॉस हुआ है, तो 50 लाख रुपए जो है ये हर्जाने के तौर पर इसने कंपनी को दिया। और इसका कुछ क्षेत्र था जिसको बोलते हैं इलाहाबाद क्षेत्र और कारा क्षेत्र, ये मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिया था। वही मुगल जो बादशाह था शाह आलम द्वितीय, इसे बंगाल का और बंगाल उड़ीसा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया था, मतलब टैक्स कलेक्शन वगैरह का अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसके बदले में इसको मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए दिए गए थे। और दूसरी चीज कि बंगाल बिहार और उड़ीसा में प्रशासनिक कार्य भी कंपनी ही देखने लगी थी। अगर प्रशासन वहां का देख रही है तो प्रशासन के बदले में 53 लाख रुपए ईयरली के हिसाब से मुगल बादशाह से लिए गए थे। तो हम लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर का एक बार क्विक रिवीजन कर लिया है। वहीं अगर देखते हैं तो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या था, इसको एक बार क्विक समझ लेते हैं। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था 1773 की बात करते हैं तो ये कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया था। रेगुलेट करने के लिए इसलिए आया था क्योंकि इस समय भ्रष्टाचार हो रहा था, कंपनी की स्थिति जो थी, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए इसको रेगुलेट करने के लिए आया था। ये आया था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसमें क्या था, ये पहली बात तो ये फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट था, फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट था। दूसरी बात क्या करते हैं, जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उस समय, उस बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाने लगा था उसमें। ठीक, और ये पहला स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का। इसमें जो भी मद्रास और बंबई, इसके जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए थे। तो इतना कुछ हम लोगों ने देखा था। हाँ, एक चीज और, 1774 में इसी के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई थी। उच्चतम न्यायालय की मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी कलकत्ता में।
और इसके मुख्य न्यायाधीश जो बने थे वो एली जैम्फे बने थे, उनके साथ में 3 और जज थे, टोटल मिला के 4 लोगों की टीम थी। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट शॉर्ट में समझ लिया है, बाकी हम लोग और डिटेल में पीछे पढ़ चुके हैं, तो उसको प्लीज वीडियो देख लें जो लोग अभी नए जुड़े हुए हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके बाद जो एक्ट आए हैं या जो भी कानून पारित किए गए हैं वो क्यों आए हैं और क्या क्या उनमें प्रावधान थे। तो उसके पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि जो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें कुछ कमियां थी, इस कमियों को ठीक करने के लिए ही आगे के कानून नियम सब कुछ आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले कमियों को समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले क्या था कि इसमें अगर मान लीजिए कि कभी ऐसा होता है कि गवर्नर जो भी गवर्नर जनरल था उसका जो काउंसिल था, मैंने बताया था कि काउंसिल ऑफ 4 नाम से गवर्नर जनरल को सहायता करने के लिए एक 4 लोगों को सदस्यों की टीम बनाई गई थी। 4 मेंबर थे, 4 मेंबर। ठीक है, काउंसिल ऑफ इसको 4 बोलते थे, काउंसिल ऑफ 4, काउंसिल ऑफ 4। इसमें क्या गवर्नर जनरल भी था, गवर्नर जनरल ये था और 4 लोग और थे। इसमें गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए, मतलब उसकी हेल्प करने के लिए था। और दूसरी तरफ अभी आपने सीखा है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अब सोचिए अगर इन दोनों में मतभेद हो जाता है, इन दोनों में किसी चीज टॉपिक को लेकर मतभेद हो जाता है मान लीजिए, तो कौन ज्यादा पावरफुल होगा इस चीज को क्लियर नहीं बताया गया था ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, पहली चीज। दूसरी चीज थी कि अगर मान लीजिए कि कोई भी जैसे सुप्रीम कोर्ट है, इसमें किसी व्यक्ति का वो आया, किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया, मान लीजिए किसी इंडियन को दोषी ठहराया गया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश थे वो सारे फॉरेनर थे। तो अब इसके तहत जो मुकदमा, जो केस वगैरह चलेगा, जो इसका निर्णय होगा ये ब्रिटेन के नियम के अनुसार होगा, ब्रिटेन का लॉ यहाँ पे चलेगा। ठीक है, ब्रिटेन का लॉ चलेगा या इंडियन लॉ चलेगा, ये कौन सा लॉ चलेगा, ये इंडियन लॉ चलेगा, ये डिसाइड नहीं था। ठीक, तो 2 कमियां आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई पड़ी। एक कि अगर काउंसिल ऑफ 4 या जो भी ये असिस्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए गवर्नर जनरल की काउंसिल बनी थी, उसको हेल्प करने के लिए, ये और सुप्रीम कोर्ट के बीच में अगर कोई मतभेद होता है तो कौन ज्यादा पावरफुल होगा, इस चीज का कोई वर्णन नहीं था। दूसरी चीज कि जो भी सुप्रीम कोर्ट बना था, इसमें जो भी व्यक्ति के खिलाफ जो भी निर्णय लिया जाएगा उसमें इंडिया के लॉ लिए जाएंगे या फिर ब्रिटेन के लॉ वर्क करेंगे, ये चीज क्लियर नहीं थी। और वहीं अगर तीसरी बात करते हैं तो जो देखिए गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल वो इस काउंसिल के निर्णय के लिए बाध्य था, जो काउंसिल बोलेगी वैसा ही गवर्नर जनरल को करना पड़ेगा। ये एक बाउंडेशन था इनके ऊपर, गवर्नर जनरल के ऊपर इतना बाउंडेशन था। तो एक ये और थी। और एक चीज बता देते हैं आपको, मैंने एक बताया था कि यहाँ से सेंट्रलाइजेशन, इसके पहले देखिए 1773 के पहले विकेंद्रीकरण था। विकेंद्रीकरण का मतलब शक्तियां, जो पावर थे वो अलग अलग लोगों के पास थे। जैसे बंगाल के पास अलग था, मद्रास के पास अलग था, ठीक है, और बम्बई के पास, ये मुंबई के पास अलग था। ठीक है, तो सभी गवर्नर्स के पास पावर थे। 1773 में सारी की पावर, ये बॉम्बे की जो पावर है, ठीक है, ये सारी की सारी पावर इसको बे ऑफ बंगाल वालों को दे दी गई थी, बंगाल के गवर्नर को दी गई थी। अब ऐसा होता था कि जैसे मान लीजिए कि ये उस समय इतनी कनेक्टिविटी तो थी नहीं, कोई भी न्यूज़ पहुंचने में जो है वो टाइम लगता था। तो ये जो बंगाल के गवर्नर थे इनके लोग बात ही नहीं मानते थे, मद्रास और बॉम्बे वाले। जब तक जो काम करना होता था तब तक कर देते थे, बाद में बोलते थे हमें तो पता ही नहीं चला आपने क्या बोला था। तो कुछ इस तरीके का माहौल था। तो 3-4 कमियां यहाँ पर थी। ठीक है, इन कमियों को दूर करने के लिए एक आता है, इन कमियों को दूर करने, सेटल करने के लिए यहां पर आता है 1781 का संशोधन अधिनियम, या इसी को बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो सबसे पहली बात, अगर एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों आया था, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियां, उसकी खामियां जो थी उसको ठीक करने के लिए आया था। इसको बंदोबस्त कानून भी बोलते हैं। अब इस कानून में क्या क्या प्रावधान किए गए, अब देखिए, अभी आपको मैंने बताया था कि ये कमियों को दूर करने के लिए आया था और वो कमियां बताई। अगर कमियों को दूर करने के लिए आया, वो कमियां बताई, तो इस
संशोधन में उन कमियों को दूर किया गया होगा। आप इतनी चीज तो थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए कानून में गवर्नर जनरल और काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया गया। मतलब इसका समझिएगा क्या है कि मान लीजिए कि गवर्नर जनरल और काउंसिल ऑफ फोर वे ये कोई भी कांड करते हैं तो इनके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी मुकदमा वगैरह नहीं चलेगा। ये सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर थे। या दूसरी चीज इसी में बोलते हैं, मान लीजिए कंपनी का कोई वर्कर है, जैसे कंपनी का कोई सैनिक है, कोई वर्क हो रहा है या कहीं पर मान लीजिए सेपरेशन करना है, किसी को पकड़ के लाना है या किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है, इसने किसी को गोली मार दी तो उस समय इसको सजा वगैरह नहीं होगी, इस पे मुकदमा वगैरह नहीं चलेगा। ये भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। कब? जब ये ड्यूटी पे होगा, ऑन ड्यूटी पे होगा। जैसे अपनी इंडियन आर्मी को समझ लीजिए, इंडियन आर्मी है, अब इंडियन आर्मी बॉर्डर पर किसी को गोली मार देती किसी आतंकवादी पे, तो उस पर कोई भी मुकदमा वगैरह नहीं चलता, क्योंकि उस समय वो अपने वर्क पे था और उसकी जो कंडीशन ऐसी है कि वो किसी भी न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर है। ठीक है। वहीं अगर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो राजस्व संबंधी जो मामले थे, ठीक है, उसको सर्वोच्च न्यायालय से बाहर कर दिया गया। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का मेन काम क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय का मेन काम होता है न्याय व्यवस्था को बनाना। अगर न्याय व्यवस्था को बनाने का इसका काम है तो राजस्व वाले मामले इससे हटा दिए गए कि भाई अब तुम ऐसा करो, ये जो भी वसूली वाला काम है इसमें तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, मतलब तुम वसूली भाई बनने का काम मत करो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये आपका हो जाता है। वही अगर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, देखिए अभी मैंने एक बार बताया था कि अगर कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है या उसके ऊपर कोई केस होता है तो उस पर ब्रिटेन का कानून चलेगा या इंडिया का कानून चलेगा, ये चीज क्लियर नहीं थी। तो यहाँ पर इस चीज को क्लियर किया गया कि हिंदुओं के ऊपर जो भी कार्रवाई होगी न्यायालय में, उसमें हिंदुओं के जो निजी कानून होंगे उनके हिसाब से वर्क होगा। उसी तरीके अगर मुस्लिम के खिलाफ होनी है तो मुस्लिम के जो निजी कानून होते हैं, जैसे आपने कभी सुना हो कि उनका सरिया लॉ वगैरह चलता है, तो उस तरीके से मुसलमानों के कानून के हिसाब से मुसलमानों का निपटारा किया जाएगा, हिंदुओं के कानून के हिसाब से हिंदुओं का। मतलब ये कि यहाँ ब्रिटेन का कानून नहीं चल रहा था न्याय में। ठीक है, 3 पॉइंट समझे। चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि जो प्रांतीय न्यायालय होते हैं। अब प्रांतीय न्यायालय क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। प्रांतीय न्यायालय का मतलब जो न्यायालय उस समय ये सर्वोच्च न्यायालय से नीचे थे, प्रांतों के ऊपर थे। प्रांत मतलब छोटे छोटे जो पार्ट थे जहाँ पर लोग मतलब उसके अंडर में आते थे, कंपनी के अंडर में छोटे छोटे पार्ट आते थे जहाँ पर वो किसी न किसी को बना रखा था उन्होंने पपेट। तो जो प्रांत का न्यायालय था वो अगर उसको अपील करनी होगी तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं करेगा, वो जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल या काउंसिल ऑफ फोर जो बताया था उससे जाके अपील करेगा जाके। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट आपको क्लियर समझ में आए होंगे। तो समझ लीजिए एक बार फिर से कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या था, 1773 को कमियों को दूर करने के लिए आया था। क्या क्या कमियां दूर करी गई कि गवर्नर जनरल और जो काउंसिल है उसको न्याय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर कर दिया गया, और इसके जो राजस्व संबंधी मामले हैं इसके न्याय क्षेत्र से बाहर चले गए, और जो न्याय व्यवस्था में कानून लग रहे थे वो हिंदुओं के ऊपर हिंदुओं के हिसाब से कानून लगेंगे और मुस्लिमों के ऊपर मुस्लिमों के निजी हिसाब से कानून लगेंगे। और चौथा पॉइंट कि प्रांत का जो न्यायालय है इनको भी अब इसके न्याय क्षेत्र से बाहर कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के। तो ये 4 पॉइंट हमने समझ रखे हैं। अब इसके बाद इन चारों के बाद 1781 के बाद अगला आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जो कमियां बची होंगी अब वो कमियां इनमें चालू की जाएंगी, मतलब इसमें खत्म की जाएंगी। हाँ, एक पॉइंट और है कि जो 1781 का संशोधन हुआ था पहली बार एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उसमें एक चीज और हुआ। देखिए ध्यान से देखिए, पहली बार जो है पावर डिवाइड करी गई। किसके किसके बीच? सर्वोच्च न्यायालय को अलग पावर दी गई कि तुम राजस्व वाले मामले में अब नहीं आओगे, टांग नहीं अड़ाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बार सेपरेशन ऑफ पावर मतलब शक्तियों का बंटवारा हो रहा है। पहली बार अगर शक्तियों का बंटवारा कहीं हो रहा है तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में हो रहा है। ठीक है, इतनी चीज और याद कर रखेंगे।
फिर वहीं 1784 का हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इस समय जो पीएम थे इनके, ब्रिटेन के पीएम, ठीक, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, तो पिट्स द यंगर करके इनके पीएम थे, पिट्स द यंगर, ठीक है, पिट्स द यंगर करके इनके पीएम थे उस समय। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए पिट्स इंडिया एक्ट में, तो समझते हैं। देखिए पहली बात समझिए, एक चीज यहां से आपको बताते हैं। पिट्स की स्पेलिंग एक बार देखिए, या PITTS। पी से आप याद रखिए पोसेशन, पोसेशन मतलब किसी चीज का, किसी के ऊपर अधिकार या कब्जा। और यहां पर दूसरा याद रखिए डबल टी, डबल टी से मतलब हो जाता है डुअल गवर्नमेंट। यहां से डुअल गवर्नमेंट चालू हुई। एक बार मैं आपको नए पेज में इन सब चीजों को क्लियर समझाता हूं, ठीक है। तो नए पेज में इधर नीचे की तरफ मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखिए EIC, EIC यहां पर अपना ईस्ट इंडिया कंपनी है। अभी 1784 में इसके ऊपर आया था आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चालू किए गए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, निदेशक जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब 1784 का जो भी ये पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसमें एक नई बॉडी बनाई गई थी। उस नई बॉडी का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब इसके देखिए नाम ही से पता चल रहा है कि क्या काम करेगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मेन वर्क था कि जो सैनिक कार्य हैं, सैनिक वाले कार्य या प्रशासनिक कार्य हैं, प्रशासन करना, कहीं पर व्यवस्था चलानी, प्रशासनिक कार्य हैं, ठीक है, इनका नियंत्रण ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। जबकि व्यापारिक कार्य जो है, व्यापार वाला मसला जो है, व्यापारिक कार्य, उसका नियंत्रण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा। मतलब EIC को इस समय दो जो बॉडी थी, दो बॉडी, एक कौन सी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये इसको कंट्रोल कर रही थी, मतलब चला रही थी। तो दो जगह शासन चल रहा है, तो यहीं से उसको बोला जाता है कि डुअल गवर्नमेंट आ जाती है। तो डुअल गवर्नमेंट या द्विशासन की शुरुआत करते हैं। तो EIC की द्विशासन की शुरुआत हुई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। और दूसरी चीज इसमें एक चीज और करा गया कि कंपनी के जो व्यापारिक कार्य और सैनिक कार्य थे उनको अलग कर दिया गया। देखिए व्यापारिक कार्य यहाँ हुआ, सैनिक कार्य यहाँ पे अलग आपके कर दिए गए। और एक सबसे बड़ी, अभी अभी पी से मैंने आपको बताया था कुछ पोसेशन करके, तो पोसेशन का मतलब कब्जा। इस बार पहली बार बताया गया कि जो भी कंपनी के जो क्षेत्र हैं, कंपनी की जो भी भारत में क्षेत्र हैं, भारत में उनकी टेरिटरी है, वो अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि भारत का ये पूरा क्षेत्र है, ठीक है, तो ये भारत का जो क्षेत्र है, अब ये ब्रिटिश, इस जगह मान लीजिए ब्रिटेन कंपनी है, इधर ब्रिटिश कंपनी का कब्जा है। तो अब ये वाला सारा का सारा जो पार्ट है, ठीक है, ये सारा का सारा पार्ट अब क्राउन के अंडर में वर्क करेगा। मतलब यहाँ पर क्राउन का मतलब ब्रिटेन सरकार का कब्जा हो गया एक तरीके से। तो दो चीजें आपने यहाँ पे समझी कि एक पहली बात डुअल गवर्नमेंट, द्विशासन की शुरुआत होती है। एक न्यू बॉडी बनी थी इस बार जिसको बोलते बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए आपको सैनिक चाहिए, तो यहाँ पर सैनिक जो है और प्रशासनिक वर्क है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर आपका व्यापारिक वर्क कार्यों को देख रहे थे, ठीक है। तो ये चीजें इतनी आप समझ में आई होगी थोड़ी सी। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं और भी सारे जो पॉइंट्स हैं। देखिए सबसे पहली बात, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य अलग किए गए थे। राजनीतिक कार्य अभी आपको बताया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। जो आपका देख रहा था प्रशासनिक या राजनीतिक कार्य, सैनिक कार्य, ठीक है। वाणिज्यिक कार्य, अगर वाणिज्यिक कार्यों की बात करें यहाँ पर, तो वाणिज्यिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में आ चुके थे, व्यापारिक कार्य, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं फिर से कि जो भी निदेशक मंडल था वह व्यापारिक कार्य करता था। निदेशक मंडल की यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। और राजनीतिक मामलों के लिए, मतलब राजनीतिक मामलों से अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो फिर से वही प्रशासनिक मामलों के लिए नया बोर्ड बनाया गया था
ठीक है, नियंत्रण बोर्ड जिसको बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका गठन किया गया था। अब मैंने बताया दो बॉडी अगर वर्क कर रही हैं तो डुअल गवर्नमेंट हो जाती है। द्विशासन की शुरुआत पहली बार यहीं से होती है 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है, तो अभी इतनी चीज क्लियर हो चुकी है। अभी ये पॉइंट भी मैंने बता दिया है कि अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या क्या वर्क करते थे। और दूसरी चीज, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो देखिए, ब्रिटिश कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी क्षेत्र थे भारत में, जो भी इसके कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे और ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र हो गए थे, मतलब ब्रिटिश शासन के अंदर में आ चुके थे, उसने उनको अपने कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है, अगले अगर बात करते हैं तो देखिए, कंपनी के कार्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण प्रदान किया गया। मतलब इसको पूरा ब्रिटेन सरकार ने कंपनी को अपने अंडर में ले लिया कि अब मैं इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करूंगी। तो यहाँ पर हम लोग इसको, जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ चुके हैं। अभी जल्द ही क्या करेंगे हम लोग, इसको खत्म करने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए, वन लाइनर क्वेश्चन हो या यूपी पीसीएस के जितने भी क्वेश्चन होंगे या अदर स्टेट के जो भी पीसीएस लेवल के या यूपीएससी लेवल के भी क्वेश्चन होंगे प्री के, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें लेके आएंगे, इंक्लूड करेंगे, ताकि आपको गहराई पता चल सके कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और जो आपको कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो कितना डिटेल में और कितना बेहतरीन कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बन रहे हैं। आप अगर हो सके तो वीडियो को एक से ज़्यादा बार देखें, क्योंकि हो सकता है एक बार में आप 100% चीज़ को कैप्चर ना कर पाए। मैं जितनी भी लाइन इनमें बोलता हूँ वो हर लाइन अपने आप में क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन बन चुका है या उनमें से क्वेश्चन बनेगा, इतना कन्फर्म है। ठीक है, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आ चुका है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि अभी जो 1793 इस अधिनियम में क्या हुआ था कि उस समय जो बंगाल के गवर्नर थे वो चेंज हो रहे थे, मतलब बदले गए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस या चार्ल्स कॉर्नवालिस भी कहते हैं, तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को 1786 में बंगाल का गवर्नर बनाने के लिए नियुक्त किया गया। उन्होंने बोला कि हम बंगाल के गवर्नर बन तो जाएंगे, लेकिन हमारी भी दो शर्तें हैं। तो दो शर्तें क्या हैं? सबसे पहले देखिए कि जो भी काउंसिल था, काउंसिल ऑफ फोर जिसको बोलते थे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल बोलते थे, उसके निर्णय मानने या ना मानने के इनके पास अधिकार होगा। इनके पहले क्या सिस्टम था, इनके आने के पहले, कि जो काउंसिल ऑफ फोर, जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो निर्णय लेगा, गवर्नर जनरल को उसे मानना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने बोला कि भाई देखिए, हमारे हाथ में होना चाहिए कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल का हमें बात माननी है या नहीं माननी है, ये हमारे कंट्रोल में दिया जाए। दूसरी चीज़ कि जो भी सेना है उसका इन्हें मुख्य चीफ बनाया जाए, मतलब पूरा सेना का कंट्रोल इनके हाथ में रहे। जैसे कि ये पुलिस में इन्होंने खास सुधार किया, पुलिस में, भ्रष्टाचार में, और नाक कान वगैरह उस समय जैसे काट दिए जाते थे किसी कानून को लेकर, मतलब किसी दोष को लेकर, तो ये सब काफ़ी चीज़ों में उन्होंने सुधार किया था। तो 1700 देखिए, पहली बार अगर रेगुलेटिंग एक्ट आया है 1773 में, तो जाहिर है अगर पहली बार कोई चीज़ होगी तो उसमें कमियां बहुत होती हैं। तो उन कमियों को दूर करने के लिए 1781 आया, 1784 आया, बाद में कॉर्नवालिस के टाइम पर एक 1786 आया। अब वैसे 1773 के बाद 20 साल में आना था, मतलब 1793 में एक अगला रेगुलेटिंग एक्ट आना था। याद रखिएगा कि जो 1781, 1784 और 1786 की ये अधिनियम है, ये रेगुलेटिंग एक्ट नहीं थे। ठीक है, 73 के बाद के जो भी बीच में आए, 81, 84 और 86, ये जो थे रेगुलेटिंग एक्ट नहीं थे। इतना आपको याद रखना है, वरना आपको इन पर क्वेश्चन बना के फंसाया जा सकता है।
ठीक है। वो 1793 का अगला जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर अधिनियम आया था 1793 का। ये चार्टर अधिनियम या ये भी रेगुलेटिंग एक्ट था, ये रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1793 का था। इसमें क्या किया गया था, सबसे पहले आप समझिएगा कि थोड़ा सा इसकी गहराई को हम लोग समझेंगे कि जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिमांड करी थी पहले कि जो काउंसिल, गवर्नर जनरल काउंसिल है, उसके निर्णय के लिए ये बाध्य नहीं होंगे। तो इस तरीके का जो ये रूल है ये भविष्य में आने वाले सभी गवर्नरों के लिए कर दिया गया था। जितने भी गवर्नर्स बाद में बनेंगे उन सब के लिए ये कर दिया गया था रूल। गवर्नर जनरल जितने भी बनेंगे कि आप गवर्नर जनरल इन काउंसिल की बात माने या ना माने, आप फ्री रहेंगे इसके लिए। ऐसे ही प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर थे उनके लिए भी यही चीज़ इंक्रीज कर दी गई थी। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए, अभी अगर मैं बताऊं तो एक टाइम ऐसा था कि मैंने बताया था कि बंगाल को जो है सबसे ज़्यादा पावर दी गई थी। ठीक है, बंगाल को पावर मिल गई थी किसकी किसकी, बम्बई की और मद्रास। इसके गवर्नर जो थे ना, बंगाल के गवर्नर के अधीन वर्क कर रहे थे। तो अब ये बात कभी कभी मानते नहीं थे क्योंकि कनेक्टिविटी उतनी अच्छी थी नहीं, तो वो पहुंच नहीं पाते थे बंगाल के गवर्नर, तो बात नहीं मानते थे। तो उसमें इंक्रीजमेंट ये किया गया कि अगर कभी ऐसा होता है कि बंगाल की गवर्नर स्वयं यहाँ उपस्थित हो जाते हैं जाके बिहार या बम्बई या मद्रास में, बम्बई या मद्रास में अगर स्वयं उपस्थित हो जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं, तो बम्बई और मद्रास के गवर्नर्स की पूरी पावर इनके हैंड में आ जाएगी। मतलब कि बंगाल के जो गवर्नर थे इनकी पावर में और इंक्रीजमेंट किया गया। अगर ये डायरेक्ट जाकर बम्बई या मद्रास में चले जाते हैं तो बम्बई या मद्रास के जो गवर्नर है उसकी पावर जो है वो ज़ीरो हो जाएगी और उसकी पूरी पावर ऑटोमेटिक बंगाल के गवर्नर के अंडर में आ जाएगी। ठीक है, तो इतना ही चेंजमेंट हुआ था। अगला क्या है कि 20 वर्ष के लिए, देखिए हर 20-20 वर्ष के लिए पावर बढ़ाई जा रही थी। तो जो 20 वर्ष के लिए था, इसको जो व्यापार था, अभी देखिए क्या है, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का सब कुछ चल रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार की मोनोपोली चल रही, एकाधिकार चल रहा, मतलब ब्रिटेन से दूसरी कोई भी कंपनी इस समय तक नहीं भेजी गई थी। ठीक है, कि जाइए व्यापार कीजिए। तो फिर तो 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया कि 20 साल तक अभी तुम्हारी कंपनी ही, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पर व्यापार करेगी। 20 साल तक और बढ़ा दिया गया, मतलब 1793 में इसको 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। वही नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो कमांडर इन चीफ के जो गवर्नर जनरल की सदस्यता थी वो अनिवार्य ये समाप्त कर दी गई थी। इसका क्या मतलब है कि जो भी कमांडर इन चीफ बनेगा, सभी सेनाओं का इनके प्रमुख बनेगा, वो काउंसिल ऑफ 4 या गवर्नर जनरल काउंसिल का सदस्य हो या ना हो, लेकिन वो कमांडर इन चीफ बन सकता है। ठीक है, एक ये पॉइंट है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो देखिए अभी तक ये डिसाइड नहीं था, सोचिए आप, दिमाग लगाइए कि अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो उनके जो मेंबर हैं उनको पेमेंट तो देनी पड़ती होगी। तो उनके मेंबर्स को पेमेंट कहाँ से मिलेगी, मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट देगी या फिर कंपनी देगी, ये डिसाइड नहीं था कि उनको पेमेंट कौन देगी। ठीक है, अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा था 1773 में, इसमें ये डिसाइड नहीं था, या 1784 के एक्ट में ये डिसाइड नहीं था कि इनको पेमेंट कहाँ से मिलेगी। तो इस 1793 में 1793 में ये डिसीजन लिया गया कि जो भी ये होम गवर्नमेंट है, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसके सदस्यों का जो वेतन है वो भारत में जो व्यापार करने वाली कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में इसको लाभ हो रहा है उसी से दिया जाएगा। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही इनको वेतन देगी। इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अब जो है वो लोड बढ़ा दिया गया और खर्चे का लोड बढ़ा दिया गया।
अब ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे बड़ी चोर, ठीक है, मतलब इतनी बड़ी चोर लेमार की पूछिए मत। अब ये क्या करेगा इसको समझिएगा ज़रा ध्यान से। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार आप देख सकते हैं इसको स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से बहुत ही समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी यहाँ से एक पॉइंट्स निकल के आता है। अब देखिए कंपनी के ऊपर जो है जिम्मेदारियाँ बढ़ा दी गई, खर्च बढ़ा दिए गए, तो कंपनी ने भी दिमाग लगाया। कंपनी ने दिमाग ये लगाया कि जो भी इस समय तक भारतीय व्यापारी थे उनको लाइसेंस देना चालू कर दिया। इन्होंने लाइसेंस देना चालू कर दिया, ठीक है। लाइसेंस देने लगे किनको, जो भी अदर यहाँ पर व्यापारी थे, व्यापारी, इनको लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया कि जाइए व्यापार कीजिए, हमारी तरफ से लाइसेंस प्राप्त है, ठीक है। अब व्यापारी वगैरह क्या करने लगे कि ओपीएम ट्रेड करने लगे। ओपीएम का अगर मतलब हम लोग जाने तो यहाँ पर अफीम होता है, अफीम का व्यापार करने लगे, ठीक है। अफीम का व्यापार किधर होता था, तो ये यहाँ से ओपीएम ट्रेड की शुरुआत होती है। अगर कभी आ जाता है कि किस अधिनियम के, किस चार्टर एक्ट के द्वारा या किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है ओपीएम ट्रेड मतलब अफीम के व्यापार की शुरुआत होती है, तो 1793 में होती है। अब आपको रीज़न भी पता है कि क्यों 1793 में ही होती है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी वेतन थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही देने के लिए बोल दिया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारतीय व्यापारी थे उनके ऊपर उनको मतलब लाइसेंस देना चालू कर दिया था कि अब आप भी जो है हमारी तरफ से लाइसेंस लीजिए और खूब व्यापार कीजिए जिसका व्यापार करना हो। तो इन व्यापारियों ने जो है ओपीएम ट्रेड की शुरुआत कर दी, क्योंकि इनको भी अगर लाइसेंस लिया है तो पैसा बहुत लगाया होगा, तो पैसे को वसूल करने के लिए इन्होंने भी और भी ट्रेड की शुरुआत कर दी, ओपीएम ट्रेड की शुरुआत कर दी थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार देखिए ब्रिटेन की सत्ता की कंट्रोल यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ब्रिटेन की सत्ता जो है किस तरीके से इसको कंट्रोल कर रही है कंपनी को। कंपनी के सभी राजनीतिक कार्य जो हैं अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट के नाम पर हो रहे थे। अब ये चीज़ क्या है आप इसको समझिए। अब मान लीजिए कि आपकी मैरिज हो रही है या आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप जा रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जाने के समय पूरा वर्क जो है आप कर रहे हैं, जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय वर्क आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके हाथ में पावर नहीं है, आप फेमस नहीं है या आप जॉब वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं करते, तो आप जाने जाएंगे अपने पेरेंट्स के नाम पर कि बोलेंगे देखिए वो उनका लड़का जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी ब्रिटेन की काम हो रहे थे, ब्रिटिश कंपनी के जो वर्क हो रहे थे, ये उनके क्राउन के नाम पर, उसके जो भी वहाँ की ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसके नाम पर कार्य किए जा रहे थे। मतलब एक तरीके से जो भी वर्क है वो कोई ब्रिटेन की कंपनी करके आएगी, लेकिन नाम किसका होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ये एक यहाँ पर एक और पॉइंट इंक्लूड किया गया था। तो इतनी सारी चीज़ें आप सीखी। एक और चीज़ थी जो कोर्ट था, कोर्ट कौन सा, सुप्रीम कोर्ट। इसके भी न्यायिक कार्य और वित्तीय कार्य को अलग कर दिया गया था। न्यायिक जो कार्य थे कि न्याय कहाँ पे होगा, न्यायिक कार्य, और वित्तीय कार्य मतलब टैक्स कलेक्शन का, उसको भी अलग कर दिया गया था, ठीक है, कोर्ट के। इतने सारे पॉइंट्स आपने समझ लिए। एक बार आपको फिर से क्विक रिवीजन करा देते हैं। 1793 में क्या हुआ था, ये सेकेंड नंबर का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसमें क्या किया गया था कि आपके जो भी गवर्नर जनरल है वो प्रेसिडेंसी की वो मानने के लिए मतलब बाध्य नहीं होंगे। जो भी गवर्नर जनरल इन काउंसिल के जो बात है उसको मानने के लिए या उनके निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। दूसरी चीज़ जो मेन पावर थी वो इसके हाथ में दे दी गई थी, ठीक है। बंगाल के गवर्नर के हाथ में पूरी पावर पहुंच गई थी। अगर वो मद्रास और बम्बई में जाकर उस समय उपस्थित हो जाता है, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो भी वेतन था वो कंपनी के पैसों से दिया जाएगा, भारतीय व्यापार के पैसों से दिया जाएगा। ओपीएम ट्रेड की शुरुआत हुई थी 1793 में। यहाँ से इतनी चीज़ें जान चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब अगर अगला बात करते हैं हम लोग
तो अगला यहाँ पर चार्टर एक्ट आता है 1813 का। 1813 का चार्टर एक्ट क्या है, इसको एक थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ज़रा आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या होता है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पहली बार जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब व्यापार पर एकाधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया था। व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब आप समझिएगा कि व्यापार के एकाधिकार को समाप्त करने का मतलब ये हुआ कि अब कंपनी को अलाउ कर दिया गया था, मतलब गवर्नमेंट ने बोल दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल दिया गया था कि ब्रिटेन की जो दूसरी कंपनियां भी हैं वो भी अब इंडिया में जाकर व्यापार कर सकती हैं, अलाउ कर दिया था व्यापार। मतलब यहाँ से आपका एकाधिकार, जो कंपनी थी उसका एकाधिकार यहाँ पर समाप्त हो चुका है। लेकिन चाय और चीनी पर, चाय पर और चीनी पर, इस जगह लिखा नहीं है चीनी पर, चीनी का जो व्यापार था, चाय का जो व्यापार था और जो चीन के साथ व्यापार था वो अभी भी, उसमें अभी भी कंपनी की ही मोनोपोली थी, मतलब कंपनी का एक अधिकार था, उसको और कोई कंपनी जो ब्रिटेन की थी वो नहीं कर सकती थी। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर मैं इसको समझाऊं डीपली, देखिए मैं डीपली एक बार समझाता हूँ इसको कि ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्या हो गया कि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसका एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया, ब्रिटिश कंपनी का या ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार या मोनोपोली को ख़त्म कर दिया। तो उस समय क्या चल रहा था कि फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का शासन आ चुका था। पावरफुल यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट था फ्रांस में। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला कि जो भी अब कंपनी के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करेगा तो उसको नेपोलियन बोनापार्ट से डायरेक्ट दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी, मतलब खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि कोई भी कंपनी जो है, कोई भी अदर व्यापारी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने से बच रहे थे, व्यापार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि फ्रांस में उस समय पावरफुल शासन आ चुका था। पावरफुल व्यक्ति कोई था तो उस समय नेपोलियन था, और इसने बोल दिया कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करेगा वो सीधे सीधे नेपोलियन बोनापार्ट का दुश्मन या उससे लड़ाई करने के लिए तैयार है। तो इस चक्कर में कोई भी व्यापार नहीं करने लगा, और धीरे धीरे जो भी इससे पैसे मिल रहे थे या इससे जो धन कलेक्शन हो रहा था ब्रिटेन गवर्नमेंट को, धीरे धीरे कम होने लगा। तो अब कम होने लगा तो पैसा कैसे बढ़ाया जाए, तो उन्होंने बोला कि जो उनके अधिकारी थे उन्होंने बोला कि ऐसा कोई रूल थोड़ी ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ही पैसे कमाने हैं। उन्होंने बोला कि कोई नहीं कि मतलब, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कीजिए, जो उनके अधिकारी उन्होंने बोला कि आप सबको अलाउ कर दीजिए ना, जितनी ज़्यादा कंपनी जाएंगी ब्रिटेन से उतने ज़्यादा आपको टैक्स वगैरह मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो तब उस समय इसकी मोनोपोली, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया था। चाय पर और चीन पर अभी भी इसकी मोनोपोली थी, इतना आप समझिए। ये थोड़ा इसका बैकग्राउंड था कि ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है, अब फिर से देखिए, अब कंपनी के ऊपर एक बार फिर से ब्रिटेन गवर्नमेंट का पावर दिखाई पड़ा। तो कंपनी शासित क्षेत्रों में ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट किया गया। ब्रिटिश की जो कंपनी है उसकी मोनोपोली खत्म की गई, मतलब ब्रिटेन की प्रभुता को शो किया गया कि ब्रिटेन ज़्यादा पावरफुल है, कंपनी के ऊपर उसका हस्तक्षेप कितना है। ठीक है, अब जब व्यापारी वगैरह आ रहे थे, दूसरी जो कंपनियां, ब्रिटेन की जो दूसरी कंपनियां जो आ रही थी अब व्यापार करने, उसी के साथ क्रिश्चियन मिशनरीज भी आने लगे। दूसरी कंपनियों को अगर अलाउ किया गया तो क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अलाउ हो गया कि वो भी भारत में जाकर अपने धर्म का, अपने ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो भी भारत में आना तभी से चालू हो गए थे। एक चीज़ और हुई थी कि भारतीयों की शिक्षा के लिए, जो भारतीय लोग हैं इनकी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का व्यवस्था भी की गई थी। 1 लाख रुपए खर्चा करने का प्रावधान भी किया गया था कि कंपनी जो है 1 लाख रुपए खर्चा करेगी ताकि भारतीय लोगों को एजुकेटेड करे, जो कि अनएजुकेटेड लोग हैं। और ये एजुकेशन इसीलिए दे रहे थे ताकि बाद में इन्हीं के काम आए। ठीक है, और भारत में जो भी इनका पूरा भी ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्क था
और ब्रिटिश संसद की डायरेक्ट नियंत्रण में आ चुका था। भारत का राजस्व का जो भी वर्ग था, भारत में राजस्व का जो भी वर्ग था ब्रिटिश कंपनी का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ चुका था। तो इतने पॉइंट आपने समझे कि मिशनरीज जो थे, ईसाई मिशनरीज, वो भी आने लगे थे। और शिक्षा प्रसार के लिए यहाँ पर 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। और स्थानीय जो व्यक्ति थे, मतलब स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया था। कर भुगतान नहीं करने पर दंड की व्यवस्था भी वगैरह भी की गई थी। मतलब देखिए स्थानीय जो सरकारें हैं वो तो व्यक्तियों पर कर लगाएंगे, कर नहीं देंगे तो दंड लगाने का प्रावधान करती थी। तो कुछ बेसिक पॉइंट या कुछ मेन पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। जो आपको इसमें नोट्स में ना दिखें वो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं शॉर्ट में। हो सकता है इसमें 1-2 पॉइंट मिस हो जो मैंने यहाँ पे आपको बताया लेकिन इसमें ना लिखा हो। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833 देखेंगे। आपका जो भी सुझाव है, जो कमेंट है, वो प्लीज़ आप इसमें शेयर करें। जो भी कमी वगैरह आपको लगे, यहाँ जिस जगह पर हमें सुधार करना चाहिए, थोड़ा सा हमें राय दें। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।